रज़िया सुल्तान का नाम स्वर्ण अक्षरों में इसलिए लिखा जाता है क्योंकि उसे पहली महिला शासक होने का गर्व प्राप्त है। दोस्तों, वैसे तो हिंदुस्तान की ज़मीन पर बहुत सारे बादशाहों ने राज किया है। हर दौर में कोई न कोई यहाँ आता था और अपनी ताकत की बलबूते हिंदुस्तान पर हुकूमत किया करता था। लेकिन आज की इस वीडियो में बात होगी उस औरत के बारे में जो औरत न सिर्फ हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठने वाली पहली मुस्लिम औरत थी, बल्कि साथ साथ पूरे मुस्लिम इतिहास में कहीं पर भी हुकूमत करने वाली पहली मुस्लिम औरत थी। यानी उससे पहले मुसलमानों के इतिहास में पूरी दुनिया में कहीं पर भी किसी औरत ने हुकूमत की गद्दी को नहीं संभाला था। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं रज़िया सुल्ताना के बारे में। वही रज़िया सुल्ताना जिसने हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठते ही अपने दौर में हिंदुस्तान के बड़े बड़े बादशाहों को अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रज़िया सुल्ताना कौन थी और उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी कैसे गुजारी। साथ ही साथ हम आपके सामने इस बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे कि बहुत से लोग रज़िया सुल्ताना के बारे में सिर्फ ये दावा करते हैं कि रज़िया सुल्ताना को अपने ही एक काले गुलाम से प्यार हो गया था, बल्कि साथ ही साथ ये दावा भी करते हैं कि रज़िया सुल्ताना के उस गुलाम के साथ नाजायज़ रिश्ते भी थे और इसी गलत रिश्ते की वजह से रज़िया सुल्ताना की हुकूमत कमज़ोर हो गई थी और आगे जाकर उनसे हुकूमत छीन ली गई थी। तो दोस्तों, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम रज़िया सुल्ताना के बारे में जानने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले बस आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्ट्रिकल वीडियो लाते रहें। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है उस दौर से जब हिंदुस्तान को मोहम्मद गौरी ने फ़तह कर लिया था। मोहम्मद गौरी ने हिंदुस्तान को फ़तह करने के बाद हिंदुस्तान की हुकूमत की बागडोर अपने गुलाम यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को दे दी और इस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक हिंदुस्तान का पहला मुस्लिम सुल्तान बना। 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की वफ़ात हो गई तो उसके बाद हिंदुस्तान की सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद यानी इल्तुतमिश के पास आई, जिसे हम में से बहुत से लोग सुल्तान इल्तुतमिश के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, जिस तरह कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का बेटा नहीं बल्कि गुलाम था लेकिन उसे सल्तनत मिल गई थी, ठीक उसी तरह सुल्तान इल्तुतमिश भी कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा नहीं बल्कि सिर्फ एक गुलाम था। इसी वजह से इनकी पूरी सल्तनत को गुलाम सल्तनत के नाम से भी जाना जाता है। रज़िया सुल्तान इसी सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। हैरत की बात यह है कि सुल्तान इल्तुतमिश की रज़िया सुल्ताना के अलावा 11 बेटे भी थे, लेकिन सुल्तान को सबसे ज़्यादा इत्मीनान और सबसे ज़्यादा भरोसा रज़िया सुल्ताना पर ही था। सुल्तान हर जगह पर हर मामले में अपने लड़कों से ज़्यादा अपनी बेटी रज़िया सुल्तान को ही बढ़ावा दिया करता था और सुल्तान की ये आदत उसके 11 बेटों को बहुत बुरी लगती थी। वो सोचते थे कि आखिर हमारी बहन तो एक लड़की है, उसके बावजूद भी सुल्तान हम जैसे बहादुरों को छोड़कर एक लड़की को इतनी इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं। दोस्तों, हकीकत भी यही थी। रज़िया सुल्ताना ने 11 भाइयों से ज़रा बराबर भी कम नहीं थी। वो उनसे होशियारी में तो कहीं आगे थी, साथ ही साथ वो उनसे बहादुरी में भी आगे थी। रज़िया सुल्ताना ने बचपन से ही घुड़सवारी, तीर अंदाजी, तलवारबाजी जैसी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से सीख ली थी और वो इनमें अच्छी महारत रखा करती थी। सुल्तान इल्तुतमिश को कहीं भी जाना होता था तो वो पूरी हुकूमत की बागडोर रज़िया सुल्ताना के हाथ में ही छोड़कर जाया करता था और सुल्तान की गैर मौजूदगी में पूरी सल्तनत के सिस्टम को रज़िया सुल्ताना ही संभाला करती थी। दोस्तों, सुल्तान को अपनी बेटी रज़िया पर इतना भरोसा हो गया था कि उसने अपनी बेटी को ही अपना जान नसीब बना दिया, यानी ये फैसला कर दिया कि मेरे मरने के बाद इस सल्तनत का अगला सुल्तान जो होगा वो रज़िया सुल्ताना ही होगी। लेकिन दोस्तों, सुल्तान इल्तुतमिश के फैसले से दरबारी लोग खिलाफ हो गए। उन लोगों ने ये आवाज़ उठाना शुरू कर दी कि आखिर सुल्तान अपने 11 बेटे के होते हुए अपनी बेटी को बढ़ावा कैसे दे सकता है और हम तुर्की के रहने वाले लोग एक औरत की हुकूमत को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुल्तान इल्तुतमिश की बीबी सारतुक खान, जो कि रज़िया सुल्ताना की सौतेली माँ थी, वो अपने बेटे रुक्नुद्दीन को अगला शाहंशाह बनाने के लिए अंदरूनी तौर पर बगावत कर रही थी। लिहाजा सुल्तान इल्तुतमिश ने दरबारियों की मुखालिफत और अपनी बीबी के दबाव में आकर अपना ये फैसला बदल दिया और उसने रज़िया सुल्ताना की जगह अपने बेटे रुक्नुद्दीन को अपना खलीफा बनाया। जब सुल्तान इल्तुतमिश की वफ़ात हो गई तो उसके बाद सुल्तान के फैसले के मुताबिक दिल्ली सल्तनत का अगला बादशाह रुक्नुद्दीन को बना दिया गया।
लेकिन दोस्तों रुक्नुद्दीन एक अयाज किस्म का इंसान था। वो दिल्ली के तख्त पर तो जरूर बैठा था लेकिन नाम के लिए बैठा था। लेकिन पूरी सल्तनत उसकी माँ यानी तुर्कान शाह बनाया करती थी। जहाँ एक तरफ रुक्नुद्दीन अपना पूरा दिन अयाशी में गुजारा करता था, वहीं उसकी माँ यानी तुर्कान शाह लोगों पर जुल्म सितम किया करती थी। उसने महल में मौजूद अपने दुश्मनों को चुन चुन कर कत्ल करवा दिया। यहाँ तक कि बादशाह अल्तुतमिश के कई दूसरी बीवियों को भी कत्ल करवा दिया। उसने सुल्तान अल्तुतमिश के दूसरे बेटे यानी रुक्नुद्दीन के जो सौतेले भाई थे उन तमाम को परेशान करना शुरू कर दिया ताकि कोई भी मेरे सगे बेटे रुक्नुद्दीन की सल्तनत को चैलेंज न कर सके। दोस्तों अब वो दरबारी लोग जो रजिया सुल्तान की सल्तनत को एक औरत होने की वजह से कबूल नहीं करना चाह रहे थे, अब उनको तुर्कान शाह की शक्ल में औरत की हुकूमत को बर्दाश्त करना पड़ रहा था। जैसे जैसे दिल्ली के सुल्तान रुक्नुद्दीन की अयाशी बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे उसकी माँ के लोगों पर जुल्म सितम भी बढ़ते जा रहे थे। आखिरकार एक दिन दिल्ली के अयाज सुल्तान यानी रुक्नुद्दीन और उसकी जाली माँ यानी तुर्कान शाह के खिलाफ बगावत हो गई। ये बगावत इतनी खतरनाक थी कि खुद रुक्नुद्दीन के बड़े बड़े वजीर उसके खिलाफ हो गए थे और वे बागियों के ग्रुप में जाकर मिल गए थे। रुक्नुद्दीन एक फौज लेकर बागियों को कुचलने के इरादे से निकल पड़ा, लेकिन रुक्नुद्दीन को शिकस्त हो गई। हार के साथ रुक्नुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में डाल दिया गया। वो लोग जो किसी दौर में रजिया सुल्तान की हुक्मरान बनने की मुखालिफत किया करते थे, अब शर्मिंदा थे। उन लोगों ने रजिया सुल्तान को ही तख्त पर बैठा दिया और उसे ही अपना बादशाह बना दिया और इस तरह से 1236 में कोई मुस्लिम औरत हिंदुस्तान की सुल्तान बनी। दोस्तों हिंदुस्तान में रजिया सुल्तान के नाम के सिक्के चलाए गए। रजिया सुल्तान ने अपने सल्तनत के दौर में बहुत अच्छी अच्छी सड़कें, बड़े बड़े लाइब्रेरी जैसी चीज़ें बनवाई थी। दोस्तों रजिया सुल्तान की सल्तनत के लोग भी नस्ली एतबार तुर्की के थे, यानी वे तुर्की से ही हिंदुस्तान में आए थे। इस वजह से ये रजिया सुल्ताना को यकीन था कि तुर्की के लोग कभी भी एक औरत की सल्तनत को कबूल नहीं करेंगे। इसलिए उसने तख्त पर बैठते ही मर्दों की तरह लिबास पहनना शुरू कर दिया था। वह हर एक काम मर्दों की तरह करती थी, मर्दों की तरह लड़ा करती थी और मर्दों की तरह ही वो अपनी फौज को खुद लीड किया करती थी। लेकिन दोस्तों तमाम कोशिशों के बावजूद आखिरकार वही हुआ जिसका रजिया सुल्ताना को पहले से ही डर था, यानी रजिया सुल्ताना के औरत होने की वजह से सल्तनत में फिर से बगावत हो गई। सारे बागियों ने मिलकर रजिया सुल्ताना के खिलाफ एक बहुत बड़ी फौज तैयार कर ली ताकि रजिया सुल्ताना को तख्त से हटाया जा सके। और इन तमाम बागियों का जो लीडर था वो रजिया सुल्ताना से पहले दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला अय्याश रुक्नुद्दीन बादशाह का करीबी वजीर था। लेकिन दोस्तों रजिया सुल्ताना बहादुर होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा होशियार भी थी। उसने अपने बागियों से मुकाबला करने के बजाय दिमाग से काम लिया। उसने अपने बागियों में फूट डालने की कोशिश की और रजिया सुल्तान का ये प्लान बड़ा कामयाब हुआ। बागियों का तमाम फौज आपसी में लड़के अलग हो गई और उनके छोटे छोटे ग्रुप अपनी अपनी फौज लेकर अलग अलग चले गए। रजिया सुल्तान ने जब देखा कि इन लोगों की एकता टूट चुकी है तो रजिया सुल्ताना ने एक एक करके हर लश्कर का पीछा करके सारे बागियों का कत्ल करवा दिया। जैसे रजिया सुल्ताना ने अपने खिलाफ होने वाली बहुत बड़ी बगावत को कुचल डाला था। रजिया सुल्ताना ने जब इस बगावत को कुचल डाला तो लोगों के दिलों में रजिया सुल्ताना का डर और इज्जत और ज़्यादा बढ़ गई थी। दोस्तों वक्ती तौर पर भले ही रजिया सुल्ताना ने सारी बगावतों को कुचल दिया था, लेकिन अभी भी बहुत से लोग महल में मौजूद थे जो रजिया सुल्ताना से नफरत किया करते थे और वो सिर्फ एक मौके की तलाश में थे। आखिरकार उन्हें मौका मिल ही गया। दोस्तों रजिया सुल्ताना के महल में एक हबशी गुलाम था। इस काले गुलाम का नाम यहूद था। कहा जाता है कि रजिया सुल्तान इस पर बहुत ज़्यादा मेहरबान हो गई थी। पहले ये काला गुलाम उसके महल में घोड़ों के अस्तबल का दरोगा हुआ, लेकिन जब रजिया सुल्ताना ने एक काली हबशी गुलाम को इस पोजीशन पर बैठाया तो महल में मौजूद तमाम बड़े तुर्क लोग रजिया सुल्ताना के मुकाबलत में खड़े हो गए और उन्होंने कहा रजिया सुल्ताना ने हबशी गुलाम को एक पोजीशन देकर तुर्कों की मजाक उड़ाई है। दोस्तों बात अभी यहीं पर ख़त्म नहीं हुई, बल्कि लोगों ने धीरे धीरे ये दावा करना शुरू कर दिया कि रजिया सुल्ताना के उस काले के साथ नाजायज़ रिश्ते कायम है। लोगों ने रजिया सुल्तान के हुक्म पर बदचलनी का इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया था। ऐसे हालात में रजिया सुल्ताना को चाहिए था कि वो अपने दरबारियों के मुकाबलत को मद्देनज़र रखते हुए अपनी पुरानी गलतियों में सुधार करती, लेकिन उसने इन तमाम चीज़ों के उलट और ज़्यादा गलती करना शुरू कर दी। उसने उस काले गुलाम को अमीरों के अमीर की पोजीशन से ऊपर उठाकर अपना खास बॉडीगार्ड बना लिया।
जैसे ही वो काला गुलाम रजिया सुल्ताना का बॉडीगार्ड बनाया गया, उसके बाद तो वो रजिया सुल्ताना के साथ हमेशा रहने लगा। यहाँ तक कि रजिया सुल्ताना अपने सल्तनत के मामले में भी उससे बड़े बड़े मशवरे लिया करती थी। वो काला गुलाम एक पल भी रजिया सुल्ताना से अलग नहीं रहा करता था। रजिया सुल्ताना के इस कारनामे से दरबार में मौजूद तुर्की लोग उससे और भी ज़्यादा मुखालिफ हो गए और वो लोग रजिया सुल्ताना के खिलाफ बगावत करने लगे। रजिया सुल्ताना के ऊपर बदचलनी यानी नाजायज़ रिश्ते का इल्ज़ाम लगाने वाले लोगों में से जो सबसे आगे था वो था पंजाब का एक हुक्मरान जिसका नाम था मलिक अल्तुनिया। कहा जाता है कि मलिक अल्तुनिया रजिया सुल्ताना से शादी करना चाहता था, लेकिन रजिया सुल्ताना ने जब शादी से इनकार कर दिया तो उसने इसी वजह से नाराज़ होकर मौके को तलाश करना शुरू कर दिया। अब जब रजिया सुल्ताना के ऊपर लोगों को काले गुलाम के बारे में इल्ज़ामात लगाना शुरू किया तो मलिक अल्तुनिया ने भी इसे मौका समझा और इल्ज़ामात लगाने वाले लोगों में सबसे आगे आकर खड़ा हो गया। मलिक अल्तुनिया ने तो रजिया सुल्ताना के बारे में ये भी अफवाह उड़ाई कि रजिया सुल्ताना जब घोड़े पर सवार होती है तो उसका काला गुलाम ही उसे अपने हाथों से घोड़े के ऊपर बैठाता है। रजिया सुल्ताना ने जब अपने ही पंजाब के गवर्नर यानी मलिक अल्तुनिया की यह हरकत देखी तो उसे जवाब देने का इरादा किया। रजिया सुल्ताना एक बड़ी फौज लेकर पंजाब के शहर भटिंडा की तरफ रवाना हुई, लेकिन रजिया सुल्ताना पंजाब के शहर भटिंडा पहुंचती उससे पहले रास्ते में खुद रजिया सुल्ताना के जो जनरल थे उन्होंने बगावत कर दी। रजिया सुल्ताना के सबसे खास बॉडीगार्ड यानी उस काले गुलाम याकूत का भी कत्ल करवा दिया गया। रजिया सुल्ताना को कैद करके पंजाब के शहर भटिंडा लाया गया, जहां पर रजिया सुल्ताना को मलिक अल्तुनिया के कैद में दे दिया गया। और वहीं दूसरी तरफ रजिया सुल्ताना के दरबारियों ने रजिया सुल्ताना को कैद करवाने के बाद उसके दूसरे भाई को उसकी जगह पर तख्त पर बैठा दिया। लेकिन दोस्तों, रजिया सुल्ताना जितनी बहादुर थी उससे कहीं ज़्यादा होशियार थी। रजिया सुल्ताना को अभी पंजाब के हुक्मरान मलिक अल्तुनिया की कैद में कुछ ही दिन हुए थे। उससे पहले ही वो मलिक अल्तुनिया से शादी करने के लिए राजी हो गई। रजिया सुल्ताना का मलिक अल्तुनिया से शादी करना उसके दुश्मनों के लिए करारा जवाब था, क्योंकि मलिक अल्तुनिया से शादी होते ही पूरी दुनिया के सामने ये साबित हो चुका था कि रजिया सुल्ताना के ऊपर जितने भी गलत इल्ज़ामात लगाए गए थे और उसे बदचलन और बदकिरदार कहा गया था वो सब झूठे खबरें थी। क्योंकि यकीनन अगर रजिया सुल्ताना बदकिरदार और बदचलन होती तो मलिक अल्तुनिया, जो खुद कुछ दिनों पहले तक उस पर इल्ज़ामात लगाया करता था, उससे शादी नहीं करता। मलिक अल्तुनिया से शादी करने के बाद रजिया सुल्ताना ने अपने शौहर के साथ मिलकर अपने सभी पुराने दुश्मनों से बदला लेने की ठान ली। मलिक अल्तुनिया और रजिया सुल्ताना ने भटिंडा रियासत में एक बड़ी फ़ौज तैयार करना शुरू कर दी और आखिरकार रजिया सुल्ताना और उसका शौहर एक बड़ी फ़ौज भटिंडा से लेकर अपना पुराना तख्त यानी दिल्ली को वापस लेने के लिए दिल्ली की तरफ निकल पड़े। रजिया सुल्ताना की अपने भाई यानी बहरान शाह के साथ बड़ी खतरनाक जंग हुई और इस बार रजिया सुल्ताना को शिकस्त हुई। रजिया सुल्ताना अपनी बची हुई फ़ौज के साथ अपने जौहर की रियासत यानी भटिंडा को वापस आ गई। लेकिन दोस्तों, रजिया सुल्ताना ने अभी हार नहीं मानी थी। वो दोबारा फिर एक बड़ा लश्कर लेकर अपनी सल्तनत यानी दिल्ली को वापस हासिल करने के लिए अपनी भाई के मुकाबले फिर से निकल पड़ी और आखिरकार फिर से रजिया सुल्ताना को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इस बार रजिया सुल्ताना अपने शौहर की रियासत में भटिंडा वापस नहीं हो सकी। उसके ज़्यादातर सिपाही मैदान छोड़कर भाग चुके थे। रजिया सुल्ताना अकेली रह गई थी। रजिया सुल्ताना पूरे दिन भटकती रही। रजिया सुल्ताना का भूख की वजह से बुरा हाल हो चुका था। कहीं पर भी उसे कुछ भी खाने के लिए नहीं मिल रहा था। आखिरकार थकी हारी रजिया सुल्ताना को जंगल में एक इंसान मिला। रजिया सुल्ताना ने उस किसान से खाने के लिए रोटी मांगी। किसान ने फ़कीर समझकर रजिया सुल्ताना को आधी रोटी दे दी। क्योंकि रजिया सुल्ताना काफ़ी थकी हुई थी, इसलिए उस आधी रोटी का टुकड़ा खाने के बाद आराम करने के लिए वो वहीं पर लेट गई। लेकिन थकावट की वजह से अचानक उसे नींद आ गई। कहा जाता है कि रजिया सुल्ताना ने फ़कीरों जैसे कपड़े पहनकर अपने शाही लिबास को छुपा रखा था, जिससे किसी भी इंसान को ये पता न चल सके कि वो रजिया सुल्ताना है। लेकिन जब वो सोई तो उसके जो फ़कीर वाले कपड़े थे वो थोड़े सरक गए, जिसकी वजह से उसके अंदर का शाही लिबास दिखने लगा। किसान की नज़र जब रजिया सुल्ताना के शाही कपड़ों पर पड़ी तो वो हैरान रह गया, क्योंकि उसके जिस्म पर सोना ही सोना नज़र आ रहा था। किसान ने लालच में आकर रजिया सुल्ताना का कत्ल कर दिया और उसका सारा सोना लेकर भाग गया। कहा जाता है कि उस किसान ने रजिया सुल्ताना को कत्ल करने के बाद उसी खेत में दफना दिया था और इस तरह से अक्टूबर 1240 को
भारत की इकलौती और मुस्लिम इतिहास की पहली औरत हुक्मरान का इंतकाल हुआ। हालांकि बाद में उस इंसान को पकड़ लिया गया था और उसके ज़रिए से ही मालूम किया जा सका था कि रज़िया सुल्ताना की कब्र कहाँ पर है। दोस्तों, आज रज़िया सुल्ताना की कब्र दिल्ली शहर में मौजूद है। आज जो कुतुब मीनार हिंदुस्तान की शान कहलाती है, वो कुतुब मीनार रज़िया सुल्ताना के वालिद यानी अल्तुतमिश ने बनवाई थी। आप में से बहुत लोग सोचते होंगे कि वो तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। दोस्तों, शायद आप भी सही हैं, क्योंकि कुतुब मीनार की बुनियाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, लेकिन बुनियादी रखते ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत हो गई। और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक के मौत के बाद कुतुब मीनार को पूरा बनवाने का काम सुल्तान अल्तुतमिश ने किया था और उसे सुल्तान अल्तुतमिश की बेटी का नाम रज़िया सुल्ताना था। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें।